Hi friends, again welcome to the new video from Banktorial, which is again on mock tests for NISM series 5A module for mutual funds distributor certification exams। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का क्वेश्चन है द फॉर्मेट ऑफ किम KIM stands for Key Information Memorandum is given by SEBI, given by AMFI, varies to fund and by stock exchange। तो KIM का जो फॉर्म है फ्रेंड्स वो सेबी प्रोवाइडेड करता है। तो जो भी स्कीम्स नई लॉन्च करता है म्यूचुअल फंड्स, उसमें जो KIM होता है वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट विच इज गिवन बाय सेबी, उसी के बेसिस पे होता है। तो हमारा आंसर हुआ ए। जो की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्मेट है दैट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेबी। Some MF companies allows investors to transact through their website. This is true। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स की ऐसी कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड्स ऐसे हाउसेज हैं जो इन्वेस्टर्स को अपनी ही वेबसाइट के थ्रू ट्रांजैक्ट करने का ऑप्शंस देते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया ए, ट्रू। देयर इज नो नीड फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बी MF एडवाइजर। ऑप्शन ए ट्रू और ऑप्शन बी फॉल्स। तो हमारा इसका आंसर है बी, फॉल्स, बिकॉज देयर इज एन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर एन MF एडवाइजर। तो उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या तो वो 12th होना चाहिए या फिर 10th विथ 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ये उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है टू बी एन MF एडवाइजर। बट साथ में उसको ये जो हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं NISM एग्जाम 5A मॉड्यूल, उसको भी क्लियर करना उसकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू बी एन MF एडवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटर्स आर कंपनसेटेड बाय म्यूचुअल फंड्स कंपनीज प्रिमिलरी थ्रू। तो देखिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उनको क्या मिलता है, या सैलरी मिलती है? नहीं। एनुअल फी मिलती है? नहीं। शेयर इन एमसीज प्रॉफिट मिलता है? नहीं। उनको क्या मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को? उनको कमीशन मिलता है। तो उनको कंपनसेट म्यूचुअल फंड्स कंपनीज कैसे करती है? थ्रू कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट गेट अपफ्रंट कमीशन ऑन सेल्फ बिजनेस बट दे गेट ट्रेल कमीशन। तो देखिए इसका हमने आंसर पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी सेल्फ बिजनेस होता है उसको कोई भी अपफ्रंट कमीशन भी नहीं मिलता और उसको ट्रेल कमीशन भी नहीं मिलता। तो हमारा इसका आंसर ए गलत हो गया। ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट गेट ट्रेल कमीशन ऑन सेल्फ बिजनेस बट गेट अपफ्रंट कमीशन, ये भी रॉन्ग हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर गेट अपफ्रंट एंड ट्रेल ऑन द सेल्फ बिजनेस, ये भी गलत हो गया। देन ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट गेट अपफ्रंट एंड ट्रेल ऑन सेल्फ बिजनेस, ये हमारा आंसर सी डी हो गया, विच इज ट्रू, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सेल्फ बिजनेस पे किसी भी तरह का कमीशन नहीं मिलता है। MF is an SRO. SRO stands for Self Regulatory Organization for Mutual Funds and regulates its all mutual funds। तो हमारे पास इसके ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर है बी। तो MF इज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये रेगुलेट भी नहीं करती म्यूचुअल फंड्स को, की रेगुलेटरी अथॉरिटी एक ही है विच इज सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, MF कोड ऑफ एथिक्स प्रेस्क्राइब्ड दैट म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो शुड बी मैनेज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ। ये हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था। आइडेंटिफाइड स्पेशल क्लास ऑफ यूनिट होल्डर, ऑल क्लास ऑफ यूनिट होल्डर, रिटेल इंडिविजुअल क्लास एंड नन ऑफ दीज अबव। तो हमारे पास इसका आंसर है बी, ऑल क्लास ऑफ यूनिट होल्डर। तो एज पर MF कोड ऑफ एथिक्स म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स पोर्टफोलियो शुड बी मैनेज्ड वो सभी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल क्लास ऑफ यूनिट होल्डर्स। आंसर इज बी। ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर इज अलाउड। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स, आंसर इज ए। सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक स्कीम से दूसरे स्कीम्स में ट्रांसफर होने की के लिए अलाउ करती हैं। तो हमारा इन्वेस्टर्स है किसी भी एक म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच कर सकता है, उसी को हम ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं, फ्रॉम वन स्कीम टू अनदर। आंसर इज ए। इफ इन्वेस्टर विशेस टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर, अगर एक इन्वेस्टर्स को अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना है, उसको लगता है कि मैं उसकी सर्विसेज से ठीक सेटिस्फाइड नहीं हूँ या उसकी सर्विसेज ठीक नहीं है या वो डिस्ट्रीब्यूटर और अच्छी सर्विसेज के लिए किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करना चाहता है, तो हमारे पास वो क्या करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे पास इसके ऑप्शन है, ही विल नीड टू गिव रिटर्न रिक्वेस्ट टू द फंड हाउस। यस, दिस इज द आंसर। अपने फंड हाउस को जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में उसने इन्वेस्ट किया है वो एक रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा टू चेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। अब आंसर इसके ऑप्शन बी देखिए, ही नीड्स टू गिव एनओसी फ्रॉम द प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूटर, देयर इज नो एनओसी रिक्वायरमेंट। एएमसी में अलाउ और डिसअलाउ, दिस इज आल्सो
फॉल्स, एएमसी कांट डिसअलाउ, एएमसी डिसअलाउ नहीं कर सकती है इफ दैट रिक्वेस्ट इज इन ऑर्डर। एंड डी ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास इसका आंसर है ए, दैट इन्वेस्टर नीड टू गिव दैट रिटर्न रिक्वेस्ट टू द फंड हाउस। इन्वेस्टर कैन सू द ट्रस्ट फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर है बी। देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया इन्वेस्टर कैन सू द ट्रस्ट, इन्वेस्टर कैन सू द ट्रस्टीज बट नॉट द ट्रस्ट फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसलिए हम देख रहे होंगे, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कोई क्वेश्चन था जिसके ऊपर था इन्वेस्टर कैन सू द ट्रस्टीज फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसमें आंसर था ट्रू। तो यहाँ पे सर ट्रिकी है, क्वेश्चंस को देखिएगा। इन्वेस्टर ट्रस्टी को तो सू कर सकता है बट ट्रस्ट को सू नहीं कर सकता। आंसर इज यहाँ पर हमारा फॉल्स हो गया, बिकॉज यहाँ ट्रस्ट दिया हुआ है। Info provided in the SAI statement of additional information। तो हमारा इसका क्वेश्चन हो गया इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अडेंडम मेड इन द स्कीम, अपडेशन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, अपडेशन इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज ए, अडेंडम मेड इन द स्कीम is the information which is provided in the statement of additional information. Which of the following form a part of fundamental attribute of a fund? तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें ये पूछा है कि इसमें कौन सा फंडामेंटल एट्रीब्यूट है किसी भी फंड का। देखिए फंड मैनेजर इज नॉट द फंडामेंटल एट्रीब्यूट, चेंजेस होते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड, यस दिस इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूट कि किसी भी फंड का, किसी भी स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूट। देन सी लोड, नो दिस इज नॉट द फंडामेंटल एट्रीब्यूट, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया बी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ ए फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन क्लोज एंडेड फंड? देखिए क्लोज एंडेड फंड कौन सा हुआ कि कुछ टाइम तक ओपन हुआ और उसके बाद फंड क्लोज हो गया और इन्वेस्टर्स उस फंड में दोबारा एंटर नहीं कर सकते, और उसको जब तक वो क्लोज एंडेड, जब तक उसका टाइम पीरियड मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक उसको वो रिडीम नहीं कर सकते। बस यस, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स के बीच में वो ट्रांजेक्शन के थ्रू सेल और बाय कर सकते हैं, सेल और बाय कर सकते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, थ्रू सेकेंडरी मार्केट। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? देखिए आंसर ए यूनिट कैपिटल, बी एनएवी, सी बोथ, नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा आंसर आएगा ये ए यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल क्या होती है? जब भी एनएफओ आपका ओपन रहता है, तो जब एनएफओ ओपन उसका जब टाइम पीरियड होता है तो उसके बीच में जितना भी टोटल पैसा एक साथ इकट्ठा होता है, तो मान लीजिए एनएवी हमारा शुरू हुआ 10 रुपीज से और 1000 रुपए 1000 इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की 1000 रुपए की, तो उन सभी को जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो टोटल में आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो इसका मतलब हुआ कि जितना भी टोटल इनिशियल कैपिटल हुआ, जितना फंड जब तक ओपन था क्लोज एंडेड फंड में, जब तक टोटल वो 15 डेज के लिए ओपन रहा, जब तक जितना टोटल सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट गार्नर हुआ उसको हम यूनिट कैपिटल बोलते हैं। दैट विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज उसके बाद तो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स को बाय और सेल हो सकती है, बट यस रिडम्पशंस नहीं हो सकती जब तक उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता। वेयर डू हाई यील्ड बॉन्ड फंड्स इन्वेस्ट? देखिए हाई यील्ड फंड्स का मतलब क्या हुआ कि जहां पर बहुत ज्यादा यील्ड होंगी। अब इसका मतलब है कि ज्यादा यील्ड होंगी तो हमारा रिस्की बॉन्ड्स हो जाएंगे या रिस्की फंड्स हो जाएंगे। तो आप देखिए इसके ऑप्शन है जंक बॉन्ड, गिल्ट फंड्स, इक्विटी ग्रोथ फंड्स, ट्रेजरी बिल्स। तो आप ये देखिए जंक बॉन्ड्स, तो जंक बॉन्ड्स की हाईएस्ट यील्ड होती है या बहुत हाई यील्ड होती है, बिकॉज बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। तो इसका हमारा आंसर आ गया ए, जंक बॉन्ड्स विल बी हैविंग हाई यील्ड्स फंड्स, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि जो हाई यील्ड्स हैं जो डिपेंड करती है वो उनकी क्रेडिट रेटिंग्स पर डिपेंड करती है। अगर क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होगी तो इंटरेस्ट और कूपन रेट्स कम होंगे, और अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग बेकार होंगी तो कूपन रेट्स और जो यील्ड्स होंगी उस पर हाई होंगी। आंसर हो गया हमारा ए, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाई यील्ड बॉन्ड फंड स्कीम्स इन्वेस्ट इन जंक बॉन्ड, यस हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था, बिकॉज जंक बॉन्ड्स आर वेरी रिस्की एंड डेफिनेटली दैट्स वाई उनकी जो रेटिंग्स होती है वो बहुत पुअर रेटिंग्स होती है, एंड बट उनकी जो यील्ड्स होती है और ये कह सकते हैं कि जो कूपन और जो इंटरेस्ट होता है उस पर वो काफी हाई होता है। विच रेशो मेजर्स द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को कौन सा रेशो मेजर करता है? तो इसमें दो रेशो
मेजर करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो। तो हमारे पास इसका आंसर सी आ गया, बोथ risk adjusted return can be measured by both the ratios, Sharpe ratio and Trainer ratio. Which funds have features of both open ended and close ended? तो देखिए ओपन एंडेड फंड्स वो हुआ कि इन्वेस्टर्स कभी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड फंड वो हुआ कि उसमें एक एनएफओ जब नई स्कीम्स आती है तो कुछ टाइम तक ओपन रहती है, उसके बाद उसमें कोई इन्वेस्टर्स एंटर नहीं कर सकता, और एक टाइम पीरियड आने के बाद वो स्कीम खत्म हो जाती है मैच्योरिटी के टाइम पर। तो ये इंटरवल फंड्स होते हैं, बैलेंस फंड्स होते हैं, सेक्टर फंड्स होते हैं, थेमेटिक फंड्स होते हैं। इंटरवल फंड्स में ही दोनों स्कीम्स और दोनों तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं फॉर ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। इंटरवल फंड्स में क्या फैसिलिटीज होती है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पर वो स्कीम्स ओपन और क्लोज होती रहती हैं, तो इन्वेस्टर्स उसमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हेंस आवर आंसर इज ए इंटरवल फंड्स। Which approach is used by the fund manager for picking up the value stock? Bottom up approach, top down approach, both, none of the above. देखिए वैल्यू स्टॉक्स को जब कोई भी फंड मैनेजर चूज करता है तो पहले सबसे पहले इसमें बॉटम अप अप्रोच आती है। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है कि जो वैल्यू स्टॉक है जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है, सबसे पहले उन स्टॉक्स को सिलेक्शन करते हैं। जब स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर ब्रॉड बेसिस के ऊपर जाते हैं, फिर सेक्टोरल, फिर उसके साइड में कौन कौन स्टॉक्स हैं और दूसरे कौन कौन से उस पोर्टफोलियो को कंपाइल करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जबकि टॉप डाउन में क्या होता है, टॉप डाउन में पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, देन ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसमें सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, देन विच कंपनीज, विच इंडस्ट्रीज, एंड देन फिर स्टॉक सिलेक्शन होता है। बट वैल्यू स्टॉक्स की पिकिंग के लिए ऑलवेज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच डायरेक्टली उसमें से जो बहुत अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं उनको चूज एंड पिक कर लिया जाता है और उसको फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाते हैं। तो आंसर इज ए बॉटम अप अप्रोच। कैन लिक्विड फंड इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स? यस। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यस और नो। हमारा आंसर इज ए, यस, बिकॉज लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फंड्स का ऑब्जेक्टिव ही होता है टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ मे बी डिपॉजिट्स, मे बी ट्रेजरी बिल्स और मे बी पेपर्स। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। Expenses in fund of funds are less than the direct investment in the scheme, more than the direct investments in the scheme, equal to the direct investments in the scheme, and none. तो देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्कीम में तो कोई किसी भी तरह का एक्सपेंसेस नहीं होता, तो जो एक्सपेंसेस इन फंड्स ऑफ फंड्स है वो विल ऑलवेज बी मोर देन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्कीम। तो आंसर इज बी, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम किसी भी फंड में इन्वेस्ट, किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सपेंसेस और विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्रोकरेज। तो अगर हम जहां फंड ऑफ फंड में चले गए तो वहां पे एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी मोर देन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्कीम। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो दो तरह से करते हैं, डायरेक्ट या रेगुलर। तो जो डायरेक्ट करते हैं वो इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से चूज करते हैं और स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि जो रेगुलर होती है वो किसी ना किसी ब्रोकर या एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में करते हैं। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हुआ उसमें किसी भी तरह का एक्सपेंसेस नहीं हुआ, इसलिए एक्सपेंसेस इन फंड्स ऑफ फंड्स विल बी मोर देन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्कीम, हेंस आंसर इज बी। विच फंड हैज द हाईएस्ट रिस्क? तो देखिए लिक्विड फंड में बहुत कम रिस्क होता है, इनकम फंड्स में यस रिस्क होता है। जी सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई रिस्क नहीं होता। लिक्विड प्लस, यस लिक्विड प्लस में रिस्क होता है, बिकॉज लिक्विड प्लस इंस्ट्रूमेंट्स में लिटिल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है वो भी की जाती है। तो हाईएस्ट रिस्क किस में हो गया? हमारा इनकम फंड में हो गया, बिकॉज यहाँ पे लीस्ट रिस्क हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसके बाद हुआ लिक्विड, बिकॉज शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं लिक्विड फंड्स। तो फिर ये कह सकते हैं कि हम लिक्विड से थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड और ऐड कर देंगे तो लिटिल मोर रिस्क हो गया, एंड देन इनकम फंड्स आर मोर रिस्की एज कंपेयर टू ऑल दीज थ्री क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। Very much for this video, watching these videos, and again thank you very much, and again request to all of you to subscribe channel, and please refer my channel or video to you, to the relevant people, to your friends. I will be very thankful to you. Again thank you very much for watching this video. Have a nice day and bye bye.